वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज तपस आईएएस. तपस आईएएस में आपका स्वागत है. टुडे इज 11th ऑफ अगस्त 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर. सो लेट स्टार्ट. आज का पहला न्यूज़ क्या है? पीस विल बी रिस्टोर्ड इन मणिपुर. सो पीएम साहब कहते हैं कि जो पीस है, जो पीस है वो रिस्टोर हो जाएगा मणिपुर में. तो ये लोकसभा में कब कह रहे हैं? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस चल रही थी और वोटिंग हो रही थी. और आप सबको पता होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, तो इसमें जो है वो जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो उसमें आसानी से जीत हासिल कर लिया है, तो सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं है. तो उसको उसके समय में बोलते हुए उन्होंने बोला था मणिपुर के बारे में कि मणिपुर में बहुत जल्दी रिस्टोर जो पीस है वो रिस्टोर कर लिया जाएगा. तो इसमें कुछ खास था नहीं, अपने को पता था. नो कॉन्फिडेंस के बारे में लगातार अपन डिस्कस करते आ रहे हैं, तो अपने लिए इतना रिलेवेंट है नहीं. नेक्स्ट न्यूज जो अपने लिए है वो ये देखने वाली है कि एक बिल था. आप सबको पता होगा कि जो इलेक्शन कमीशन थे, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेके, अपॉइंटमेंट को लेके न्यूज में था. तो उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या वो कह दिया था कि उस जो सेलेक्ट करेंगे वो सीजीआई प्लस प्राइम मिनिस्टर और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन. तो ये तीन मिला के इलेक्शन कमीशन का रिक्रूटमेंट करेंगे, अपॉइंट करेंगे. लेकिन उसके खिलाफ वो जो जजमेंट आया था उसके खिलाफ ये सरकार ने फिर से एक नया बिल लेके आए हैं. और इस बिल को उन्होंने इस तरीके से नाम दिया है कि जो उस बिल का नाम दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 ये इंट्रोड्यूस किया है. ये इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये हो गया कि इसमें उन्होंने मेंबर जो डिसाइड किया है कि कौन होंगे. एक पीएम होगा प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा. तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये दो दो लोग सेम पार्टी से होंगे, मान लो बीजेपी से है और एक कांग्रेस से है, तो जब भी वोटिंग होगी तो ये जीतेंगे. तो उनको एक टाइप का ये होगा, जो डेमोक्रेसी है, फेयर इलेक्शन कराने की बात जो हो रही है वो हैम्पर होगा. तो उसको लेके पहले भी डिस्कशन था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, सीजीआई प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा वो डिसाइड करेगा, वो अपॉइंट करेगा. लेकिन ये देख के इसके खिलाफ इन्होंने फिर से एक नया बिल लेके आए हैं जिसका नाम है, आपको पता ही है, कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 इंट्रोड्यूस कर दिया है इन्होंने राज्यसभा में. तो ये हो गया. अब देखेंगे इसमें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, कि किस तरीके से इस पे रिएक्शन देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही सजेस्ट किया था कि, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जब तक कोई पार्लियामेंट का ऐसा कोई कानून ना आ जाए, कोई लॉ ना आ जाए, तब तक यही रहेगा. तो इसीलिए हो सकता है वो कानून लेके आने की कोशिश कर रहे हो कि जो है वो पूरा गेम ही चेंज हो जाए. तो आप देखेंगे इसमें किस टाइप की चीजें होती हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपन आते हैं, एक एक जो बहुत अच्छा आज के पेपर में आया था वो था कि चाइना जो है, चाइना का डिफ्लेशन एंड कॉज फॉर कंसर्न. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन होता क्या है. फिर हम देखेंगे कि डिफ्लेशन से चिंता करने की विषय क्या है, रीजन टू वरी क्या है. और फिर उसके बाद आगे का चीजें अपन अंडरस्टैंड करेंगे. तो आप सबको पता होगा कि डिफ्लेशन एक टर्म है जो कि रेफर करता है कि जनरल फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. मतलब किसी का 2022-23 में किसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट था, मान लो 100 रुपये था, और 2024 में अगर वो 96 हो गया है, तो प्राइस हो गया ना, जनरल फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स. तो उसका जो प्राइस 4% का डिप्रिसिएशन वो हुआ, उसको डिफ्लेशन हुआ प्राइस का. तो वो उस चीज को डिफ्लेशन बोलते हैं. और ये कैसे इन्फ्लेशन से अलग है, कैसे बाकी इन्फ्लेशन से जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है, ये सब चीजें अलग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स में कभी समझेंगे. लेकिन डिफ्लेशन से आप ये समझिए कि डिफ्लेशन एक टाइप का टर्म है जो कि रेफर करता है कि जो प्राइस ऑफ गुड्स है और सर्विसेज है इकोनॉमी में, वो कितना जनरली फॉल कर रहा है, तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं. अब डिफ्लेशन से होता क्या है वो समझेंगे, वो इंपॉर्टेंट है. और चाइना में क्या हो रहा है वो समझना है अपने को. तो डिफ्लेशन एक साइन है
कि फॉलिंग डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस विच कुड लीड टू स्लो डाउन। अगर डिफ्लेशन जो है एक टाइप का साइन, एक टाइप का अपने को एक आधार बताता है कि अगर डिफ्लेशन अगर होता रहेगा तो वो हो सकता है कि स्लो डाउन की ओर इकोनॉमी चली जाए। तो आप ये याद रखिएगा कि एक गुड्स एंड सर्विस जो है वो अगर फॉलो होता है तो हो सकता है कि स्लो डाउन, डिफ्लेशन पर से इज नॉट स्लो डाउन, डिफ्लेशन होता रहेगा तो स्लो डाउन हो सकता है, ये आप समझिएगा। फॉलिंग प्राइस कैन पुश, अगर प्राइस अगर कम होगा तो बायर क्या सोचेगा, बायर सोचेगा कि पोस्टपोन करते हैं अभी परचेज करना, तो पुश बायर टू पोस्टपोन देयर परचेज एक्सपेक्टिंग लोअर प्राइस, और एक्सपेक्ट करेगा कि आगे जाके और कम होगा इन द फ्यूचर। दिस इन टर्न कैन फर्दर डैम्पन डिमांड इन द इकोनॉमी, और ये तो और कम कर देगा ना कि आप इस उम्मीद में बैठे हो कि चलो अभी जो भाव है, मान लो एक प्रॉपर्टी का भाव ले लो, एक प्रॉपर्टी का भाव मान लो कभी 50 लाख है और डिफ्लेशन चल रहा है, तो फिर आप देखोगे कि नहीं नहीं ये तो 40 लाख हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद, एक साल के बाद अगर डिफ्लेशन और ज्यादा होगा तो 30 लाख हो जाएगा। तो परचेजिंग एक्सपेक्टिंग जो आप जो जो परचेजर रहेगा वो तो यही सोचेगा ना कि कम होने देते हैं फिर खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, डिमांड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा मार्केट में, लोग जाके परचेज करना बंद कर देंगे इस उम्मीद में कि कल के दिन और इसका प्राइस रिड्यूस होगा। तो दूसरा रीजन ये हो गया, टेंशन का विषय है ये। डिफ्लेशन कैन लीड टू बिजनेस लॉसेज, यस, जब ऐसी चीजें होंगी तो बिजनेस लॉसेज होगा, आपको पता ही है। लोअर ग्रोथ एज ए कॉस्ट रिमेन स्टिकी, तो वही है कि आपको जो ग्रोथ भी होगा वो भी जो है एक टाइप का स्टिकी हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ जो होगा लोअर हो जाएगा, तो बिजनेस लॉस होगा, ग्रोथ जो है कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट लिखाया हूं कि डिफ्लेशन अगर होगा तो क्या सब हो सकता है, 3-4 पॉइंट में आपको पता होना चाहिए कि डिफ्लेशन से ये सब हो सकता है। बोरोवर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो बोरोवर विल वी हैव टू पे बैक लेंडर्स मोर इन रियल टाइम्स, सो ऑफ कोर्स बोरोवर जो होगा, जो उधार लिया होगा, उसको डिफ्लेशन के समय में उसको मोर, उसको लेंडर को ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये सब 3-4 जो टर्म्स हैं वो आपको समझने की जरूरत थी, और मैंने चाइना वाले जो न्यूज था उससे मैंने आपको इसको कोरिलेट करके समझाने की कोशिश किया है। अब देखते हैं कि चाइना का डिफ्लेमेशन और कॉज ऑफ कंसर्न क्या है। तो ऐसा तो है नहीं कि चाइना को ये अभी से पता चल रहा है कि अभी से डिफ्लेशन डिफ्लेशन चल रहा है। चाइना का जो खुद ही रीजन था, वो राइटर लिख रहे हैं कि चाइना इज एक्सप्रेसिंग डिफ्लेशन एट ए टाइम व्हेन द पीपल बैंक ऑफ चाइना और द चाइना सेंट्रल बैंक, आपको पता ही होगा कि चाइना का जो बैंक है वो चाइना सेंट्रल बैंक है, कंटिन्यू टू कीप इंटरेस्ट रेट लो, वो इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी लो रख रहे थे टू बूस्ट डिमांड इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने के लिए इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम रखा था। आपको पता ही होगा कि इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमी का क्या रिलेशन है। अगर आपको कोई भी बैंक इंटरेस्ट रेट कम रखता है तो इसका मतलब जो है, जो लोन जो होता है वो सस्ता होता है, लोन अगर सस्ता होगा तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, और जो है वो जो भी है कस्टमर जो है वो उस टाइप के बिजनेस को, अपना बिजनेस को रन कर पाएगा कम लोन में, कम इंटरेस्ट में। तो इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट कम रख रहे थे ताकि वो डिमांड जो है वो बूस्ट होते रहे। तो ये एक रीजन था। दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू अदर सेंट्रल बैंक, ये उल्टा है बाकी लोगों से, हैव बीन टाइटनिंग पॉलिसी, बाकी लोग तो इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं जैसे इंडिया, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रखा है, तो ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। द लाइकली रीजन बिहाइंड चाइनीज डिफ्लेशन में नॉट बी लैक ऑफ लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी का रीजन नहीं है, बट रेदर समथिंग फंडामेंटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ उनके फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम्स हैं। तो चाइना का डिफ्लेमेशन जो है वो डिफ्लेशन सॉरी डिफ्लेशन जो है वो ये नहीं है कि भाई लिक्विडिटी की क्रंचेज है उधर, इसीलिए कि लोग पैसे नहीं डाल रहे मार्केट में, मार्केट में पैसा है, मार्केट में पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उनका है कुछ फंडामेंटल ही प्रॉब्लम है जिसको उनको सुधार करने की जरूरत है। ए प्रॉपर स्टडी ऑफ द चाइनीज मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी ट्रांसमिशन कैन हेल्प, इसको स्टडी करना पड़ेगा कि डेफिनेट कंक्लूजन ऑन द रीजन बिहाइंड द करंट अबाउट डिफ्लेशन, इसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेफिनेट रीजन क्या है, उसके लिए एक स्टडी होने की जरूरत है। तो उसके लिए बोल रहे हैं। एक चीज और भी कह रहे हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट द चाइनीज इकोनॉमी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग टर्मोइल इवन बिफोर द पेंडेमिक, और ये ऐसा नहीं है कि अभी से, पेंडेमिक से पहले से ये जूझ रहे हैं। आप एक सेक्शन के बारे में डिस्कस किया कि एक प्रॉपर्टी सेक्टर को देख लो, प्रॉपर्टी सेक्टर अगर उनका देखोगे तो चाइनीज कंट्रीब्यूशन का जो इतना बड़ा है वो जो है वो डाउन चल रहा है। तो बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से डिफ्लेशन जो है वो चाइना में आ रही है। तो उसका ये प्रॉपर रीजन है कि एक तो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल प्रॉब्लम है, उसके बाद लो इंटरेस्ट जो डिमांड आपने क्रिएट किया था उस समय का है, तीसरा आपकी प्रॉपर्टी सेक्टर ऑलरेडी वीक में चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं
तो राइटर ने उसको समराइज करने की कोशिश की है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डिफ्लेशन होता क्या है और डिफ्लेशन होने से क्या होगा, बोरोवर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और जो डिफ्लेशन होगा तो उसमें इकोनॉमी कैसे स्लो डाउन हो जाएगी, क्या डिफ्लेशन जो है वो पर से स्लो डाउन है क्या। तो ये 3-4 पॉइंट आपको पहले ये समझ में आना चाहिए था, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। विल द फेडरल फंड हाइक इंपैक्ट डेवलपिंग कंट्री डेट। अब ये है कि फेडरल फंड जो है उसने अपना जो रेट है उसको सुधार करते हुए इंक्रीज किया है। तो जो फेडरल फंड मतलब यूएसए की बात हो रही है, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा डेवलपिंग कंट्री के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, और ये होता क्या है सबसे पहले ये देखना जरूरी है। जैसे आप लोग को पता है कि अपन इंडिया में एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जो डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे मेंटेन करना है। सेम चीजें फेडरल फंड के साथ है, देखते हैं क्या है ये। तो फेडरल फंड रेट इज वन ऑफ द फेडरल रिजर्व की टूल्स। तो एक फेडरल रिजर्व का क्या है, एक की टूल है जो गाइड करता है यूएस मॉनेटरी पॉलिसी को, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी। तो फेडरल फंड रेट एक टाइप का आप टूल है जो डिसाइड करता है कि यूएस की मॉनेटरी, जैसे इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको समझाया एमपीसी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिनका हेड जो एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, शशिकांत दास जी हैं अभी। तो सेम चीजें यूएसए को लेके है। द फेडरल ओपन मार्केट कमिटी एफओएमसी, जैसे अपने यहाँ पे एमपीसी है, सेट द फेडरल फंड रेट। एक क्या करता है, फेडरल फंड रेट सेट करता है टू गाइड ओवरनाइट लेंडिंग अमंग यूएस बैंक, कि एक दिन में कितना आपको लेन देन है वो उसके लिए ओवरनाइट लेंडिंग के लिए यूएस बैंक करता है। इट सेट एज ए रेंज बिटवीन अपर एंड लोअर। जैसे मान लो कि इसका अपर रेंज लोअर रेंज जो है 5.25 से लेके 5.50 है अभी करेंटली। तो एक रेंज होता है कि इस रेंज में जो होगा वो फेडरल का रेट होगा, फंड रेट होगा, फेडरल फंड रेट कितना होगा वो देखना है। अब फेडरल रिजर्व जो है उसके दो काम है, जैसे एमपीसी के काम है वैसे फेडरल रिजर्व के भी दो काम है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। सो फेडरल रिजर्व के दो काम है, पहला कि एक तो इन्फ्लेशन को चेक करना, कीप इन्फ्लेशन अंडर द कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि यूएसए में भी इन्फ्लेशन ज्यादा था, उसको कम करना था उन्हें, तो वो अभी सोचे हैं कि 2% तक लेके आएंगे। दूसरा कि सपोर्ट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन कंट्रोल करते करते ऐसा ना हो कि तुम एम्प्लॉयमेंट से ही हाथ धो बैठो। तो आप सोचो कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करोगे, तो मार्केट से मनी को सक करोगे, खींचोगे। मनी को खींचोगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी काम है उस टाइप की चीजों में रुकावट आएगी, और रुकावट आएगी तो जॉब का लॉस होगा। तो फेडरल रिजर्व का काम है बैलेंस रखना, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल रखो और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी प्रोवाइड करो। अगर दोनों में से एक भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो आप समझ लो कि जो स्थिति है इकोनॉमी है वो चरमरा जाएगी। तो फेडरल रिजर्व के दोनों काम हमने समझ रखा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, एटलीस्ट जनरेट नहीं करना, सपोर्ट करना। अब केस स्टडी के बेस पे हम समझते हैं कि केस स्टडी क्या कहता है। केस स्टडी ऐसा कहता है कि इस तरीके से एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको कि जब व्हेन फेड रेज द फेड फंड, अगर मान लो कि फेडरल जो है जो बैंक है वो रेज करता है फेड फंड रेट को, ठीक है। आप फंड इसको आप ऐसा समझिए कि रेपो रेट है अपने लोग के लिए, और अपन लोग एक और भी पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो मान लो कि इनका जो फेड फंड रेट है अगर वो रेज हो जाएगा तो क्या होगा, आप सबको पता है कि अगर ये रेज हो जाएगा तो बोरोइंग क्या हो जाएगी, बोरोइंग जो होगी, आप सोच के देखो कि अगर इसको इंक्रीज कर दोगे तो बोरोइंग कम हो जाएगा ना, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो कॉस्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इन टर्न रिड्यूस द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। अगर जो इंक्रीज हो जाएगा तो लोग कम लेंगे, लोन कम लेंगे, रेट इंक्रीज हो गया भाई, कौन लोन भरेगा, कौन ईएमआई पे इतना कॉस्ट भरेगा। सो दिस इन टर्न रिड्यूस द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। तो ऑफकोर्स क्रेडिट का सप्लाई कम हो जाएगा एंड मेक लोन मोर एक्सपेंसिव टू एवरीवन। तो लोन महंगा हो जाएगा। अगर आप फेड फंड रेट बढ़ाते हो तो लोन डेफिनेटली महंगा हो जाएगा। लोन महंगा हो जाएगा तो दिस कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मनी। तो ये इससे महंगा तो इन्फ्लेशन पे आप कंट्रोल पालोगे, तो इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मनी फॉलोइंग थ्रू द इकोनॉमी। आप डेफिनेटली तो लोग खरीदेंगे नहीं तो अपना पैसे का खर्च जो होगा वो होगा नहीं, और मार्केट जो है वैसे ही महंगा रेट पे देगा, तो मार्केट से मनी जो है खिंच जाएगा, तो इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर देगा। तो जब भी आपको इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है
तो आप इस टाइप की चीजें करते हो। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश करो तो जॉब की एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएशन है वो खत्म ना हो, इसीलिए बैलेंस अप्रोच ले जाना बहुत जरूरी है। तो ये एक देखा कि क्या होगा। फिर सेकंड देखते हैं, व्हेन फेड लोडिंग द फेड फंड रेट। अब ये समझो कि अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है तो डेफिनेटली बैंक जो होगा ज्यादा ज्यादा लोगों को लोन देगा, लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो क्या होगा, तो मार्केट में मनी आएगी, मनी आएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, चीपर होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो हम देखते हैं कि क्या लिखते हैं राइटर, तो इट रिड्यूस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा, विच इन टर्न्स इंक्रीजिंग द सप्लाई। यस, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि चलो मनी लेते हैं बैंक से और कुछ स्टार्टअप डालते हैं, तो इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी एंड मेकिंग इट चीपर टू गेट क्रेडिट। उधार लेना आसान हो जाएगा बैंक से, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे कि चलो इंटरेस्ट रेट कम है भाई, लेते हैं। मे ड्राइव हायरिंग एज कंपनी, और जब इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो कंपनी पैसा लेना स्टार्ट करेगी, तो हायरिंग लेना स्टार्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करेगी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपना पैसा लगाना इन्वेस्ट करेगी, तो ये आसान हो जाएगा इनके लिए, कंपनी में जॉब देना, हायर करना इनके लिए आसान हो जाएगा। सो मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल देके समझाया है कि जब जब फेड रेज जो होता है, फेड जो है वो रेज करेगा फेड फंड को, तब क्या होगा, और अगर फेड जो है लोडिंग करेगा फेड फंड को तो रेट को, तो उस समय क्या होगा। तो आप इसको बिल्कुल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से कंपेयर करके समझना, क्योंकि बहुत टफ तरीके से लोग समझाते हैं। तो आप केवल ये समझ लें कि अगर यूएसए ने अपना फेड रेट कम किया तो इसको मतलब समझ जाओ कि वहां पे बिजनेस के चांसेस बढ़ेंगे, बिजनेस के चांसेस बढ़ेंगे, इसका मतलब जो है लोग को हायर करने का चांसेस बढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें उसका टोटल जो है इकोनॉमी जो होगी ग्रोथ की ओर जाएगी। इन्फ्लेशन दो होगा, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के और भी सारे तरीके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रिलेशन और भी फाइंड आउट करते हैं क्या कहता है। अगर फेड कट रेट होगा तो स्टॉक मार्केट के क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी देखते हैं। आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट का कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर नहीं पता है तो किसी और वीडियो में हम समझाएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। लेकिन फेड कट रेट और स्टॉक मार्केट का रिलेशन है, ठीक है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी, जो भी है और भी कंसेप्ट है वो मैं किसी और वीडियो में 10 मिनट का वीडियो बना के समझा दूंगा आपको। तो फेड कट रेट से स्टॉक मार्केट जो होगा वो, अगर मान लो कि आप इधर का रेट कट करते हो, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में हाइक आएगी, स्पाइक होगी, हायर। सिंस कैसे होगी वो समझो। अगर इंटरेस्ट रेट कम करते हो तो कंपनी पैसा लेगी, कंपनी पैसा लेगी तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी, कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा उस कंपनी में और वो उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो स्टॉक मार्केट में प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा। तो स्पाइक इस तरीके से होता है। So since the borrowing cost for public companies should fall, making it cheaper to expand their business and boost earning. So एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया, सिंपल भाषा में समझा दिया कि अगर सोचो कि इंटरेस्ट रेट कम किया तो एक कंपनी अमेजोन है, वो अमेजोन ने क्या किया, सरकार यूएसए से पैसे ले लिया, बिडन साहब से पैसे लेके उसके बाद उन्होंने कंपनी में अलग अलग लोगों को हायर करना स्टार्ट किया, अलग अलग चीज बनाने की कोशिश की, रिटेल में और इन सब में पैसे डालने की कोशिश किया, उससे उसने पैसे की अर्निंग किया, पैसे की अर्निंग किया, प्रॉफिट में आया, कंपनी प्रॉफिट में आया तो उसका जो कंपनी का ग्रोथ है वो दिखा, लोग और उसके उसमें शेयर में और स्टॉक में इन्वेस्ट किए और उसका स्टॉक जो हो गया वो धीरे धीरे वो स्पाइक की ओर बढ़ गया। तो जैसे जैसे फेड कट रेट कम होता है तो आप समझ लें स्टॉक जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पाइक की ओर दिखेगा। व्हेन रेट राइज तो आपको इक्विटी जो मार्केट है उसको वो स्ट्रगल करते हुए दिखेगा आपको और एक्सपेंसिव होगा। सो ये चीज आप उसको ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। तो ये भी पेपर में था तो बहुत अच्छे से मैंने कवर करने की इसको कोशिश किया है कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आज के पेपर में। यस, एमपीसी भी आ ही गया पेपर में। सो एमपीसी होल्ड रेट, सो एमपीसी जितना है मॉनेटरी पावर कमेटी जो है उसने क्या किया है, उसको सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो उसको क्या करे है, उसको होल्ड करके रखा है रेट्स को, जितना पहले था उसको उतना ही मेंटेन करके वो चल रहा है। और वो अगर चेंज करता तो क्या होता है इन्फ्लेशन, क्योंकि अपने यहाँ इन्फ्लेशन अभी ज्यादा है और फोरकास्ट भी किया है कि 5.4% होगा अभी, तो हमें तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं किया है जो शशिकांत दास है, और वो उनको कंटिन्यू रख रहे हैं, जितना है उतना ही पे होल्ड करके रख रहे हैं। उनके कुछ रीजन होंगे कि कमिंग ईयर में इलेक्शन है और अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूस्ट करना है, अगर हम मार्केट से लिक्विडिटी खींच लेंगे तो फिर जो है इकोनॉमी जो है स्लो डाउन हो जाएगी,
दो हमारे पास इन्फ्लेशन है लेकिन वो डुएबल रेट में है, 5 to 4, मतलब अपना आपको पता ही है कि 4+2 का रूल है 6, तो अगर हम 5.4 और 5.6 में भी हैं अगर इन्फ्लेशन में, तब भी हम सही डायरेक्शन में हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि एमपीसी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एमपीसी है क्या। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो था वो पहली बार फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था वो सितंबर 29 2016 को हुआ था, तो आप इसको याद रखें। इसमें 6 मेंबर होते हैं, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। एक गवर्नर जो होता है आरबीआई का वो एक्स ऑफिसो मेंबर होता है, 5 अदर्स लोग होते हैं, तो उसको याद रखिएगा। एमपीसी डिटरमाइन करता है पॉलिसी को, किस किस टाइप की पॉलिसी को, रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। मैंने आपको पहले ही अभी भी डिस्कशन में बताया कि एमपीसी का काम ही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इन्फ्लेशन का कंट्रोल कैसे करेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ ऑपरेशन पता होगा आपको। तो ओएमओ ऑपरेशन अप्लाई करते और उसको क्या करते हैं, मार्केट में जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट रेट हाइक करके वो क्या मार्केट से पैसे खींच लेता है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। जब दिखता है कि स्लो डाउन है तो मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ा देता है, और उससे क्या होता है, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वो जो स्लो डाउन है वो खत्म होने लगता है। फिर एमपीसी रिक्वायर्ड मीट 4 टाइम, मतलब साल में 4 बार बैठेंगे ही बैठेंगे। कोरम कितने लोग का होता है, 6 लोगों का मेंबर है, तो आपको पता ही है कि 4 लोग का कोरम होना जरूरी है। ईच मेंबर के पास एक अपना वोट होता है, हर मेंबर के पास अपना एमपीसी में अपना वोट होता है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इक्वल वोट हो जाए तो गवर्नर का वोट जो होता है वो कास्टिंग वोट होता है। ये सब पीटी ओरिएंटेड है, आप लोग उसको बिल्कुल दिमाग में आप लोग उसको छाप छाप लीजिए, बहुत जरूरी है। ईच मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, हर मेंबर जो है, जो एमपीसी कमिटी का मेंबर है, उसको राइटिंग में स्टेटमेंट देना पड़ता है, स्पेसिफाइंग द रीजन देना पड़ता है कि आप फेवर में वोट किए या अगेंस्ट में, और उसका प्रपोज रेजोल्यूशन पास होता है। तो मतलब हर बंदे का जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एमपीसी, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ एमपीसी में आएगा नहीं, तो आप इसको बस याद रखें। नेक्स्ट, इंडिया जापान स्टडिंग वे टू रीस्टार्ट ट्राइलेटरल कोऑपरेशन विद श्रीलंका। आप सबको पता होगा श्रीलंका अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। मैं बार बार आप लोग को याद करवाता हूं कि इकोनॉमिक सिचुएशन से, क्राइसिस से गुजर रहा है श्रीलंका। और हमने अभी अभी जब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर आए थे तो हमने उनको क्या 75 करोड़ का लोन दिया था, ग्रांट दिया था हमने, 75 करोड़ का। तो इसको लेके कुछ डिस्कशन हो रही है कि ये कह रहे हैं कि श्रीलंका, इंडिया और जापान का जो एमओयू साइन हुआ था 2-3 साल पहले की बात है, 20 या 21 में साइन हुआ था, तो वो तो जो राजापक्षा की सरकार थी उसने उसको बंद कर दिया था किसी वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है इंडिया, जापान और श्रीलंका ट्राइलेटरल एक टाइप का डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे, वो तो खत्म कर दिया था, तो इसको दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। विद इंडिया एंड जापान कमिंग टू श्रीलंका रेस्क्यू ड्यूरिंग द लास्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था इंडिया उसमें और जापान ने उसका हेल्प किया। ऑफरिंग असिस्टेंट विद श्रीलंका डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, तो उसके डेट को रीस्ट्रक्चर्ड किया है। तो रनिल विक्रमसिंघे जो थे गवर्नमेंट में जो है अभी, वो उससे थोड़ा पॉजिटिव देखते हैं इसको। कहते क्या है वो सुनते हैं। सम प्रोजेक्ट इन श्रीलंका वेयर which were to executed jointly by India and Japan did not progress due to several reasons, किसी वजह से वो नहीं हो पाया, 2020-21 की बात कर रहे हैं। But that should not deter us in exploring new cooperation, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नया में भी कुछ नहीं कर सकते, हम नया ट्राई करेंगे। क्योंकि इंडिया और जापान दोनों क्या चाहता है कि फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक वो रहे। आप सबको पता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्रीली देखना चाहता है इंडिया जापान, उस पर किसी अदर कंट्री लाइक चाइना का पूरा सॉवरिटी नहीं चाहता है कि चाइना उसमें ही उसी का राज चले। एक फ्री नेविगेशन हो, सबके लिए हो, और जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से श्रीलंका भी शामिल है। विच ऑफ द रिलेवेंस टू कंट्री रीजन इंक्लूडिंग श्रीलंका, श्रीलंका का भी वहां पे प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं इंडिया लोग। तो उस टाइप की बातें हो रही हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि इंडिया के जो अभी हैं, जो भी आए थे, तो उसमें पीपल टू पीपल, रिन्यूएबल एनर्जी और ये सब डेवलपमेंट ऑफ जो टिनकुमली जो है ऑयल पाइपलाइन, वो इस सब चीजों पे इंडिया को काम करने को मिला है, कि इंडिया बोली है कि इस सब चीजों में हम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अभी जो आए थे विजिट करने की बात की बात है, न्यू दिल्ली में विजिट किया था, उसके बाद की सीन है ये सब। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑफिशियल सेड दैट अर्ली टू से वेदर इंडिया एंड जापान विल एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट इन श्रीलंका ज्वाइंटली एज हैड। अब ये बोल रहे हैं कि 2020 में जो जिस तरीके से प्लान किया था
इंडिया और जापान ने मिलकर श्रीलंका के लिए क्या फिर से करेंगे क्या? तो वो अभी अर्ली टू से है, लेकिन देखेंगे कि इस पे क्या बैठता है। जापान ने इंटरेस्ट दिखाया है, जापान ने बोला है कि साउथ एशिया में इंडिया के साथ मिलकर काम करना साउथ एशिया के लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। तो ये है। तो श्रीलंका को लेके इंडिया और जापान का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से इनको डेवलप किया जाए। नेक्स्ट, यस, अब ये मैप है, आप मैप आप देख लें इसको अच्छे से कि ये साउथ अमेरिका का एक मैप है जिसमें इक्वेडोर जो है एक कंट्री है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे उनको मार दिया गया है, शॉर्ट डेड कर दिया गया। तो इक्वेडोर जो हो गया आपके लिए न्यूज में आ गया कि आप देख लें कि कहां कहां से ये बाउंड्री को किसको टच करता है। तो आपको पेरू दिख रहा है, ब्राजील दिख रहा है, कोलंबिया दिख रहा है, तो आप उसको देख लें। फिर एक न्यूज और भी है इसी से, अमेजोन अमेजोन को लेके, अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, एक्टो क्या है? एक्टो एक टाइप का ये है कि आप सबको पता है कि जो अमेजोन की फॉरेस्ट है उसमें लगातार कुछ ना कुछ चीजें होती जा रही हैं, जिसकी वजह से वहां पे उसकी जो फॉरेस्ट का जो सेंटिटी होती है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। कभी उसमें आग लग जाती है, कभी उसमें पोचर्स चले जाते हैं, कभी उसकी कटिंग तेज हो जाती है, तो डिफरेंट डिफोरेस्टेशन हो जाता है। तो उसको देख के ये लोग जो 8 कंट्रियां हैं वो साथ में आए हैं और उस ट्रीटी को नाम दिया है अमेजन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक्टो। और उसमें 8 कंट्रियां कौन कौन सी हैं? बोल्विया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडर, गोयना, पेरू, सुरिनेम एंड वेनेजुला। तो वेनेजुला, सो ये 8 कंट्री मिलके ये बोल रहे हैं कि हम एक रोड मैप तैयार किए हैं कि प्रोटेक्ट करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की एक जो चीज बनाई गई है, एक जो रोड मैप बनाई गई है उसका नाम है अमेजन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक्टो। और ये क्या होगा? ये एक टाइप का एक स्टेप होगा काउंटरिंग की क्लाइमेट चेंज को बचाने का, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अमेजन की फॉरेस्ट इतनी बड़ी फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उसको अगर हम बचा लेंगे तो क्लाइमेट चेंज से बचा जा सकता है। कम से कम साउथ अमेरिका के रीजन को तो बहुत अच्छे रीजन में दूर तक मान लो कि उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे नहीं पड़ेगा मान लो, लेकिन ओवरऑल उनके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज। तो वहां तो देखने से वो जो उसकी निगेटिविटी है उससे तो बचेंगे। तो उसको लेके ये 8 कंट्री आए हैं। ये मैप में आप इसको देख लेना। आप ये याद रखना कि पैरागू जो है वो उसका मेंबर नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट